नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार झारखंड के साथ देश भर में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, जो हम सबको उम्मीद दिलाती है कि स्थितियां बहुत जल्द सुधर जाएंगी। हालांकि इस जानलेवा बीमारी पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। विपदा की इस घड़ी में डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हमें भी सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है ताकि इस बीमारी को हम मात दे पाएं। कोरोना को लेकर कई तरह की बातें जो आपके जहन में हैं, अगर आप उन शंकाओं को दूर करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। जो कॉल नंबर है वो लगातार हमारे चैनल स्क्रीन पर फ्लैश आउट होता हुआ, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। Children's Hospital, what is your emergency? तो कहते हैं कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, और ऐसे में सावधानी कैसी बरती जाए। अगर आप संक्रमित हो गए तो उसके बाद आप क्या करें, यानी कि एक एक जानकारी सही वक्त पर आपको मिलनी जरूरी होती है। और ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी, कौन देगा, इन तमाम सवालों के बीच जवाब के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हेलो डॉक्टर, जिसमें हमारे साथ नामचीन डॉक्टरों की मौजूदगी है। सभी गेस्ट पैनलिस्ट का मैं सबसे पहले तारुफ कराती चलूं। डॉक्टर दीपाली प्रसाद गायनेकोलॉजिस्ट हैं IGMS पटना में, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। डॉक्टर पंकज हंस नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि इस गंभीर समस्या से पीड़ित बहुत सारे लोग हैं जो घरों में कैद हो गए हैं, उन लोगों के लिए उम्मीद का रास्ता क्या है। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद हैं, पूर्व अधीक्षक PMCH, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल होगा डॉक्टर पंकज हंस आपसे ही, क्योंकि जब भी इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित हैं, लंबे वक्त से वो ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में उनके लिए घर में रहना भी मुश्किल और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल। उनको क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए, डॉक्टर्स तक कैसे अप्रोच करें, इस वक्त आपकी जानकारी बहुत खास हो जाती है। डॉक्टर पंकज हंस। सबसे पहले मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा दो तरह के लोग घर में रहते हैं। एक वे लोग जिन्हें कोरोना नहीं है और वे घरों में हैं कि उन्हें कोरोना इन्फेक्शन ना हो जाए। दूसरे वैसे लोग हैं जिन्हें कोरोना हो गया है और वो होम आइसोलेशन में घर पे हैं। तो जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है उन्हें कोरोना से बचाव के लिए कुछ बातों पर ध्यान तो अवश्य ही देना चाहिए। जैसे घर में भी आप अगर हैं और लेकिन आप घर के बाहर के लोगों से मिल रहे हैं जो आपके घर में आ रहे हैं, तो उनसे भी मिलने के वक्त आपको एक दूरी मेंटेन करनी चाहिए। दूसरी चीज़ की घर में भी मास्क का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ स्टडीज में ऐसा देखने को मिला है कि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी होता है। 10 फीट की दूरी तक ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर आप घर में भी हैं और लोगों से मिल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। दूसरी चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, सफाई का पूरा ध्यान रखें। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आजकल एक ब्लैक फंगस का बड़ा जोर शोर से लोगों को सुनने को मिल रहा है जी। और इसमें मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों को ये ब्लैक फंगस वैसे लोगों को भी हुआ है जिन्हें कभी भी कोरोना नहीं हुआ, जो कभी भी स्टेरॉयड नहीं लिए, जो कभी भी डायबिटिक नहीं रहे। तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मास्क जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो मास्क हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही मास्क को हम बार बार यूज़ करेंगे तो वो मास्क ह्यूमिड हो सकता है जिसमें फंगस ग्रो कर सकता है। तो मास्क हाइजीन इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि ध्यान देने की जरूरत है। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर पंकज हंस, क्योंकि देखिए जिस मास्क को हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट लेयर ऑफ प्रिवेंशन है और बहुत बड़ी प्रिवेंशन की एक कड़ी भी है, उस मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप उस मास्क को बिना हाइजीन किए बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खुद भी एक समस्या अपने आप में बन जाती है। डॉक्टर दीपाली प्रसाद, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और कई महिलाएं जब परेशान हालत में सवाल करती हैं, जब वो हमसे पूछती हैं कि देखिए हम प्रेग्नेंट हैं, हम क्या इस हालात में घर से बाहर निकलें, क्या टेस्ट के लिए हर बार हमें हॉस्पिटल्स जाना चाहिए, क्या जो अब तक इस कोरोना टेन्योर या इस पीरियड के आने से पहले के हालात में जो
चीजें हो रही थी, जिस टर्म इंटरवल पर लोग जाकर के अपना हेल्थ चेकअप कराते थे, क्या अभी भी वही स्थिति को मेंटेन रखना चाहिए? देखिए, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बार बार अनावश्यक अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हर महीने जांच कराने की अभी ज़रूरत नहीं है। उनमें कोरोना के वही सारे लक्षण हैं जैसे कि जिसमें कोरोना जिस महिलाओं में कोरोना के नहीं है, या जिसको कोरोना हो रहा है उसमें भी वैसे ही लक्षण है जो इसमें परेशानी हो सकती है वही गर्भवती महिलाओं में भी है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को बार बार अनावश्यक अस्पताल में आने की ज़रूरत नहीं है। अन्य जब तक कि कोई ज़्यादा उनको परेशानी, ऐसे बच्चों को नहीं चलना होना या फिर कोई और ज़्यादा परेशानी है, तभी वो आए। अननेसेसरी उनको बार बार अस्पताल अभी बाहर निकलने की जरूरत नहीं। डॉक्टर दीपाली, एक साधारण तौर पर जो प्रेग्नेंट नहीं है लेडी या फिर एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है, कितना कॉम्प्लिकेटेड ये केस हो जाता है जब आप प्रेग्नेंट हैं, उस दौरान अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं, और उस दरमियान किस तरह की सावधानियों की जरूरत होती है एक प्रेग्नेंट लेडी को? सही बात है, अगर प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये संक्रमण लग जाए तो उसे और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमें माँ और बच्चे दोनों का ध्यान रखना होता है। और ऐसे इन महिलाओं को प्रॉपर तरीके से अपना, क्योंकि आगे चल के इनमें दिक्कत हो सकती है, हमें समय पे मतलब बच्चे को भी समय से पहले निकालना पड़ सकता है, या ज़्यादा गंभीर स्थिति में जाए तो मरीज अगर उससे भी ज़्यादा संक्रमण से ज़्यादा अगर आईसीयू वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो ऐसी महिलाओं में और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए हम चाहेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रॉपर सावधानी रखें और इस संक्रमण से बचने का ही प्रयास करें। बिल्कुल, देखिए, तो बचाव जो है वो सबसे बेहतर है, और इससे लेकर आप जितना कुछ कर सकते हैं, जिस तरीके से हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं, वो सब एहतियात आपको जरूर बरतना चाहिए, बनिस्बत कि आप अपनी तरफ से लापरवाही करें और अस्पतालों तक पहुंचने की नौबत आ जाए। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व अधीक्षक है पीएमसीएच से। डॉक्टर राजीव रंजन, चूंकि अब चर्चा इस बात से कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, क्या आपको बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ऑक्सीजन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, अब उससे आगे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोग इस बात से डर गए हैं कि भाई ये ब्लैक व्हाइट, अब इस चक्कर से कैसे बचें? क्या ये नया कुछ परेशानी जो है वो किसी भी उम्र के लोगों को कभी भी हो सकता है, पॉजिटिव को भी और जो निगेटिव है उनको भी, या जो इनके चक्कर में नहीं पड़े हैं वो भी इससे संक्रमित हो सकते हैं? कैसे उनकी शंका को दूर करेंगे? देखिए, एक ब्लैक फंगस एक बीमारी के तौर पर, एक महामारी के तौर पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। उसके बैकग्राउंड में हमें ये समझना जरूरी है कि पहले भी ब्लैक फंगस के केसेस होते थे और कुछ संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज आते थे। जिस संख्या में लोग अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं जी, और जिस संख्या में लोगों को आईसीयू में रखा जा रहा है, वो संख्या पूर्व की संख्या से 100 गुना ज्यादा है। तो स्वाभाविक है कि उस समय का जो रेशियो होगा उस लिहाज से अभी का रेशियो बढ़ जाएगा। और चूंकि हम अभी नी जर्क रिएक्शन दे रहे हैं जी, इसलिए हमने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हम लोग तेजी से इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं उनके लिए सारे एहतियात अब किए जा रहे हैं, और जो डॉक्टर्स को प्रिकॉशंस बताने थे हमारे मित्र पंकज हंस ने बता दिया है कि जो कोविड से पीड़ित नहीं थे उनको भी हुआ है, मास्क से भी हो सकता है, और इसके साथ ही साथ एक डायबिटीज का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिसोन थेरेपी भी जरूरी है, लेकिन कब करना है, और कहीं ना कहीं ये जो आउटकम है ब्लैक फंगस का एक नेचुरल कोरोलरी है जी, ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, और इससे लड़ना है। इसके लिए मेडिकल तंत्र तैयार है, लोगों को जागरूक होना है, मास्क को बदलना है। जागरूकता आपको किसी भी हाल में कम से कम ये जागरूकता की जी हाँ, कम से कम तीन अभाव जो जानकारी का है वो आपकी परेशानी को ज्यादा बढ़ा देता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब मुंगेर से, प्रियंका। प्रियंका, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है कि हमको ना 14 दिन पहले स्मेल चला गया था जी। हम 14 दिन क्वारंटाइन भी रहे, खाली स्मेल गया था और कुछ नहीं हुआ था जी, फिर भी हम होम आइसोलेशन हो गए। अब तो वैक्सीन कितना दिन में अब ले सकते हैं?
वैक्सीन कितने दिनों के बाद ले सकती हैं? डॉक्टर दीपाली प्रसाद, आप इन्हें गाइड करें, क्योंकि इनका स्मेल चला गया था, इनके सवाल को आपने सुना भी होगा। अब सब कुछ बेहतर है, वैक्सीनेट होना चाहती हैं, कितने दिनों के बाद हो? आप अभी आप नेगेटिव हो गई हैं तो आप वैक्सीनेशन अब 4 से 8 हफ्ते में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर आप वैक्सीनेट होने के लिए कब घर से बाहर निकले, क्योंकि घर से बाहर निकलने पर ही प्रतिबंध है, उसी पर रोक है, और ये आपकी सावधानी का एक पार्ट है और महत्वपूर्ण पार्ट है। 4 से 8 हफ्तों के बाद आप वैक्सीनेशन ले सकती हैं, वैक्सीनेशन का हिस्सा बन सकती हैं, अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है तब। अगर आपने नहीं करवाई है अपनी जांच तो आप जरूर करा लें और उसके बाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं कि हाँ आप निगेटिव हो चुकी हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर दीपाली प्रसाद की तरफ से भी दी जाती हुई। डॉक्टर पंकज हंस, अब किस तरह की तैयारियों को हम माने कि आने वाली, चूंकि अब चुनौतियों का दौर जो है वो हम अब उम्मीद लगा रहे थे कि कोरोना जो पहला फेज था उसी में शायद खत्म हो जाए, दूसरा फेज आ गया, उसने किस तरीके से लोगों को परेशान किया ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरा फेज भी आने की बात कही जा रही है, मेडिकली जो जानकार लोग हैं, हम उसके लिए क्या एहतियात बरतें, हम उसके लिए किस तरह की तैयारी करें, वो कौन सी चीजें हैं जो अभी से हमें अपने व्यवहार में शामिल कर लेनी चाहिए जिससे हम उससे बच सकते हैं सावधानी के तौर पर? उसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे सेकेंड वेव में कई लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है जी। और ये कोविड इन्फेक्शन का एक पोस्ट कोविड सिक्वेली होता है, मतलब कोविड इन्फेक्शन के बाद शरीर पे कुछ परमानेंट असर रह जाता है, जैसे कि फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। जितने लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है, एक स्टडी के मुताबिक उसमें 1/3 लोगों को डायबिटीज लेटर ऑन होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरी चीज की किडनी की खराबी, जिनको भी कोविड हुआ है उनमें किडनी की खराबी, पेशाब में प्रोटीन आना, पेशाब में रेड ब्लड सेल्स का आना, ये प्रॉब्लम भी लगभग 1/3 लोगों में देखने को मिला है या मिलेगा। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो क्रोनिक डिजीजेस का इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इन पेशेंट्स को मॉनिटर करना निहायत जरूरी है, जिससे कि वो थर्ड वेव की ओर अगर जाते हैं तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसे कि थर्ड वेव पे जाने से बचाव करना है, तो बचाव का तरीका तो वही है, मास्क का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। इन 3 चीजों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, तभी हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। फर्स्ट वेव के बाद लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए थे कि मास्क का प्रयोग नहीं करते थे, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इन सभी चीजों पर एटलीस्ट ध्यान देने की जरूरत तो परसिस्ट करेगी ही, और लोगों को वैक्सीन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वैक्सीन लेना है, आप कोई भी वैक्सीन लें, लेकिन जरूर लें, क्योंकि वैक्सीन से बचाव तो होता ही है। अगर आपको कोरोना होगा, चूंकि किडनी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है और कब महत्वपूर्ण है, क्या उन्हें किसी जांच के बाद ही वैक्सीनेट होना चाहिए, ये सब जानकारियां भी हम लेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ के हैं मुजफ्फरपुर से, रामनाथ, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा कहना क्या है कि मेरी उम्र जो है 64 साल हो गया जी। मैंने जी पूछ रहा हूँ, मैं दूसरा डोज भी ले चुका, दूसरा डोज लिए हुए हमको 1 माह 8 दिन गुजर गया, लेकिन मैं इस बीच में इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए गिलोय वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, क्या यह उचित है? राजीव रंजन प्रसाद, मैं चाहूंगी कि आप इन्हें सजेस्ट करें, ये जानना देखिए इन्होंने वैक्सीनेशन का दोनों डोज ले लिया है जी। मैं सबसे पहले इस काम के लिए इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने सही काम किया। इनकी उम्र 62 साल है, इनको समय पे वैक्सीनेशन हो गया है और ये अब एक कोई इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। ये नियमित संयमित जीवन शैली अपनाएं, अभी भी मास्क को पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हैंड सैनिटाइजेशन पे ध्यान दें। इन तीनों चीजों के साथ ये बहुत स्वस्थ रहेंगे और इनको कोविड होने की संभावना, चूंकि ये वैक्सीनेटेड हैं इसलिए बहुत कम है। अगर बाय द वे इनको हो भी जाएगा तो कोविड बहुत सीरियस नहीं होगा, बहुत सीवियर नहीं होगा। जहां तक इनका प्रश्न है कि ये गिलोय लें अथवा नहीं लें, ये निश्चित रूप से गिलोय ले सकते हैं, इस पर मुझे कोई विरोध नहीं है।
डॉक्टर साहब, कई लोगों के जहन में ये सवाल उठता है या बार बार लोग ये पूछते हैं कि लोग प्रिकॉशनरी, जिन्हें किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन लोग प्रिकॉशनरी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी वो कैल्शियम की टैबलेट्स ले रहे हैं। आहार के साथ साथ ये सब चीज़ें जो है ऐड हो गई हैं लोगों, आम लोगों के जीवन में भी, और इसीलिए इसकी शॉर्टेज भी बहुत दिखती है मार्केट्स में। क्या ऐसा करना चाहिए? कितने दिन तक करना चाहिए? या फिर ये भी अपने आप में किसी समस्या को खड़ा कर सकता है? हमें इससे भी बचने की जरूरत है। देखिए, विटामिन्स जरूरी हैं, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी जरूरी हैं। जैसे जिंक लेने की सिफारिश की जाती है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ता है जी, और कुछ लेते भी हैं कुछ लोग, और साथ ही साथ विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ता है, विटामिन सी की गोलियां भी लेते हैं। लेकिन विटामिन के साथ एक दिक्कत यह है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा गोलियां लेंगे तो वो हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है, जिसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि एक तरह से दुष्परिणाम है। इसलिए दवाएं तो अभी क्राइसिस पीरियड है, अभी 10 से 15 दिन तक अगर कोई इस पीरियड में क्वारंटाइन में है, संभावित कोरोना है, तो जरूर लें। अगर भयभीत भी हैं तो लगातार 10 दिन तक ये विटामिन लेने के बाद इसको बंद कर दें, और इस विटामिन को एक परमानेंट फूड सप्लीमेंट न माने, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। और जहां तक जो लोग संभावित मरीज हैं, अगर वो कुछ प्रिकॉशनरी विटामिन सी और विटामिन और जिंक की गोली ले रहे हैं, कॉपर सेलेनियम ले रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। या कुछ लोग जो काढ़ा पी रहे हैं, उससे भी थ्रोट का थोड़ा सूदिंग होता है और कुछ इम्यूनिटी भी बढ़ती है, वो सब लिया जा सकता है। लेकिन ये अतिशय नहीं होना चाहिए, एक सीमा के अंदर होना चाहिए। 10-15 दिन तक ये दें, उसके बाद इसको बंद कर दें। बिल्कुल 10-15 दिन तक, और वो भी संभावित अगर आपको लगता है, या फिर आप उससे अगर पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके बाद डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद आप सेवन कर रहे हैं, तब आपके लिए ये इस टेन्योर तक एडवाइजेबल है। लेकिन साधारणतया आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, एवरीडे आप इसका इंटेक करने लगे, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए मधुबनी से, सुल्तान। सुल्तान, अपना सवाल पूछिए। सुल्तान अहमद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है सुल्तान से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार सवालों का जो क्रम है वो बना हुआ है। डॉक्टर पंकज हंस, मैं जिस सवाल के साथ एक बार फिर से आप तक पहुंचना और लौटना चाहूंगी, वो सवाल ये कि किडनी के पेशेंट्स जो हैं वो खुद डायलिसिस पर अगर चल रहे हैं, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस उनमें पहले से होती हैं, क्रॉनिक बीमारी अपने आप में एक है, ऐसे में क्या इन लोगों को बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए, या डायलिसिस का जो वक्त है 2 या 3 जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो उसे जारी रखें? क्या उसमें गैप किया जा सकता है? ये तमाम कदम क्या उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं, या इसके लिए भी उन्हें डॉक्टरी सलाह की जरूरत है? देखिए, डायलिसिस के लिए तो हर पेशेंट को भी सप्ताह में 2 बार या 3 बार डायलिसिस यूनिट में आना जरूरी होता है। तो अगर पेशेंट्स घर से कम निकलना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायलिसिस उनके लिए लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। लेकिन अगर वो कम करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि अपना वो सॉल्ट और फ्लूइड, ये 2 चीज़ का इंटेक को अगर मिनिमाइज कर दे थोड़ा, तो बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो अगर कोई 3 बार सप्ताह में डायलिसिस कराता है तो उसे 2 बार की डायलिसिस में फिर मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जो वीक में 2 ही डायलिसिस लेते हैं, उनमें कम करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन वो प्रिकॉशन लेकर के निकलेंगे, मास्क लगाकर निकलेंगे। डायलिसिस यूनिट में बहुत लोग खाना खाते हैं, तो मैं अपने यूनिट में लोगों को जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, मैंने खाने पीने के लिए मना कर रखा है। उसका कारण यह है कि खाने के लिए तो मास्क हटाना पड़ेगा, और जब मास्क हटाएंगे तो मास्क हटाने के कारण लोगों को फिर उसके कारण इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो डायलिसिस के समय खाना पीना एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। और डायलिसिस का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से उन्हें कोई रिस्क नहीं होता है, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन कोरोना का नहीं होता है, इसलिए डायलिसिस करने में बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। आप इस चीज आपने को कुछ बहुत देर ध्यान पहले में मुझसे रखें। पूछा था वैक्सीनेशन के बारे में। जी हेलो जी, आपने कुछ देर पहले मुझसे वैक्सीनेशन के विषय में पूछा था। जी। तो वैक्सीनेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि डायलिसिस पेशेंट्स के लिए वैक्सीन लेना और जरूरी है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी और कम होती है, तो इन्हें वैक्सीन लेना और जरूरी है। जैसा सरकार का जो गाइडलाइन आया है कि 1 डोज पहले ले लेना है और उसके 12 से 16 सप्ताह के बाद ही दूसरा डोज लेना है।
तो इससे एंटीबॉडी ज्यादा अच्छा बनता है। अगर कोई ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है जिसने गुर्दा प्रत्यारोपण करा रखा है, तो उसमें एक बात ध्यान देना है कि ट्रांसप्लांटेशन के तुरंत बाद वैक्सीन नहीं लेना है। कम से कम 6 महीने के बाद, जब इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं का डोज कम हो जाता है, तभी उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर पंकज हंस, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और जो भी दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ये जानना और समझना, और ये इस वक्त बहुत कारगर साबित होंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के उमेश मधेपुरा से। उमेश, आप अपना सवाल पूछिए। जी, हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे फर्स्ट डोज हम वैक्सीन का ले लिए हैं, उसके बाद ये 84 दिन का हम लोगों का दिया गया है जी, तो ये मतलब मेरे को वो शुगर का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो हम क्या ये ले तो कोई प्रॉब्लम भी है? आप शुगर की नहीं, समस्या मेरे से अनुसार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी। और आप 84 दिनों के गैप पर उसे लेंगे। जब ये गैप ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, 12 सप्ताह 16 सप्ताह, तो आपके शरीर में ज्यादा एंटीबॉडी बनता है। अगर आप उसे 4 सप्ताह या 6 सप्ताह के गैप पर लेंगे, तो आपके शरीर में एंटीबॉडी उतना अधिक नहीं बनेगा जितना एंटीबॉडी इसे 12 या 16 सप्ताह का गैप करके लेने पर बनेगा। इसलिए आप आराम से 84 दिन के गैप पर उस वैक्सीन को लें, आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए उमेश, आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा, और आपको वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। आप दूसरे ऐसे लोगों को जो इस मिथ्य से परेशान हैं कि वो डायबिटिक हैं, तो क्या वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या उससे उनके कोई कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाएंगे, तो उन्हें इन सारे मिथ्यों से दूर रहने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको और ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, चंदन कुमार। चंदन, आप अपना सवाल पूछिए। जैसे कि मैंने कल ही वैक्सीन लिया था सर जी, तो अभी बॉडी पेन कर रहा है और फीवर आ गया था। अब फीवर चेक किया तो वही 100 के आसपास, तो ऐसे में कोई मेडिसिन? डॉक्टर दीपाली प्रसाद, मैं चाहूंगी कि आप इन्हें जरूर बताएं कि उन्हें क्या अभी क्या करना चाहिए। देखिए, आपने कल वैक्सीन लिया है और आपको फीवर आ गया है, तो वैक्सीन इंड्यूस ये आम लक्षण है। इसमें बुखार हो सकता है, इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पैरासीटामोल जो 500-650 आता है वो आप ले सकते हैं, और इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर दीपाली, लोगों को ये भी जानना बहुत खास और महत्वपूर्ण है कि अगर आप वैक्सीनेशन के बाद इस तरह की सर्दी, खांसी या फिर बुखार वाली सिम्टम्स सबके अंदर जनरेट होती है या आती है, वो 1-2 दिनों के तक ही रहती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसे लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसमें थोड़ा बुखार या फिर बदन में दर्द होना, थोड़े जुकाम होना, ये सब बहुत आम लक्षण है जो हो सकता है, जो एक समय के हिसाब से चला जाता है। बिल्कुल, तो समय के अनुसार वो चला जाएगा। 2 से 3 दिनों तक आपके अंदर ये सिम्टम्स हो सकते हैं, इससे घबराइए मत, पैनिक मत होइए। हमारे साथ एक कॉलर जोड़ के सिवान से मुन्ना प्रसाद। मुन्ना, आप अपना सवाल पूछिए। और इस सूरत में क्या मैं उनके लिए वैक्सीन लेना जरूरी है कि वैक्सीन के लिए कोई एहतियात बरता जाएगा? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। सर मैडम, मैं पूछा, मेरी पत्नी का किडनी खराब है जी, और उनका वैक्सीन लेना या नहीं है मैडम, बता सकती है इसके लिए? क्या वो डायलिसिस पे हैं? मेरी पत्नी का एक किडनी खराब है और एक किडनी पूर्ण रूप से काम कर रहा है, और जी। उनके लिए वैक्सीन। डॉक्टर पंकज हंस, आपका सवाल मैं समझ गई मुन्ना प्रसाद। डॉक्टर पंकज हंस, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? हाँ, एक्चुअली अगर उनकी एक किडनी बिल्कुल सही है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। किसी मनुष्य का अगर एक किडनी नॉर्मल है तो उससे कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। आप बिल्कुल नॉर्मल प्रोटोकॉल पे एक नॉर्मल आदमी की तरह 2 डोज वैक्सीन का 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पे अवश्य दिलवा लें। तो बिल्कुल मुन्ना प्रसाद, आप अपनी वाइफ को बिल्कुल वैक्सीनेट करवाइए। उनको कोई रिस्क नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट वो और ज्यादा सुरक्षित होंगी, अपने परिवार को बेहतर तरीके से लीड आउट कर पाएंगी, चला पाएंगी। डॉक्टर पंकज हंस, जब नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी क्रॉनिक पेशेंट्स की बात आती है तो एक साइकोलॉजिकली दबाव उनके ऊपर पहले से होता है कि वो खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ स्टाइल नहीं जी पाते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? उनके लिए उन तमाम व्यवहारों को बनाए रखना जो अब तक चले आ रहे हैं,
पॉजिटिविटी को बनाए रखना जो बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ वैक्सीनेट होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कोरोना में पॉजिटिविटी तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट को कोविड है और वो डे 1 से इस बात से बिल्कुल निराश हो गया है कि मुझे कोरोना हो गया, इतने लोग का डेथ हो गया है, मेरा भी डेथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, नर्सेस का भी ये फर्ज बनता है कि हम जब भी पेशेंट्स को देखें तो उन्हें इस बात के लिए जरूर मोटिवेट करें कि आपका कंडीशन जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। उन्हें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज कि जो पेशेंट घर पे हैं, जैसे कि मेरे ही पेशेंट डायलिसिस के घर से आते हैं, डायलिसिस कराकर घर जाते हैं, तो उन्हें मैं सजेस्ट करता हूं कि थोड़ा योगा वगैरह घर पर जरूर करें, जिससे उनके अंदर एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी रहे, उनका अपना जनरल हेल्थ अच्छा रहे, अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा स्टिमुलेटेड रहे। तो इन चीजों पर क्रोनिक डिजीजेस वालों को ध्यान देना जरूरी है। और वैक्सीन के लिए क्रोनिक डिजीज कहीं से भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है, उन्हें लेना और जरूरी है, क्योंकि हर क्रोनिक डिजीज में बॉडी में एंटीबॉडी बनने का जो प्रोसेस होता है वो धीमा हो जाता है। तो इन्हें कई बार ऐसा भी होता है कि 2 डोज लेने के बाद भी इनके शरीर में सफिशिएंट एंटीबॉडी नहीं बन पाती है। तो इन लोगों के लिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए तो वैक्सीनेट होना और ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आप ध्यान से सुने, आप इस बात को समझ लें कि आप अगर क्रोनिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप इस गफलत में न रहें, इस शंका में न रहें कि आप वैक्सीन लें या ना लें। कुछ लोग जो होते हैं जिन्हें हार्ट की बीमारी होती है, जी कुछ लोगों को जिन्हें हार्ट की बीमारी होती है वो एस्पिरिन टैबलेट वगैरह खाते हैं, तो कई बार वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि एस्पिरिन का टैबलेट बंद कर दे, क्या वैक्सीन लेना है? तो बिल्कुल नहीं, आप उस दिन भी एस्पिरिन का टैबलेट लें, लेकिन सिर्फ वैक्सीन लेने के बाद लोग जो करते हैं ना कि जहां पे टीका पड़ता है उस जगह को रगड़ चलते हैं हाथ से, तो वो रगड़ना नहीं चाहिए, उसे सिर्फ प्रेस करना चाहिए 5 से 10 मिनट तक। और उसके अलावा कोई भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, ना ही कोई प्रकार का दवा उसमें बंद करने की जरूरत है। बिल्कुल। इस संबंध में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी, कि जो हम वैक्सीनेशन लेते हैं इसके 2 ही एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है। एक 18 साल के कम उम्र के व्यक्तियों को अभी नहीं दिया जा रहा है, और दूसरा प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जा रहा है। ये 2 एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन लेना है, और जो वैक्सीन लेने में फर्दर जो रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है वो है कि कोई पेशेंट अगर एडमिटेड है तो उसको एडमिशन पीरियड में नहीं लेना है, ऑपरेटेड है तो ऑपरेशन के स्टिच रिमूवल के पीरियड में नहीं लेना है, और अगर कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें कहीं बहुत इम्यूनोसप्रेशन है और बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है तो उसको मेडिकल एडवाइस के अंतर्गत लेना है। लेकिन 2 ही कंट्राइंडिकेशन एब्सोल्यूट है, 18 से कम और प्रेग्नेंट लेडी। इसके सिवाय हर किसी को यही 2 लोग हैं। हर किसी को एक ऐड करना चाहूंगी जी डॉक्टर दीपाली, अगर प्रेगनेंसी में भी अगर हेल्थ केयर वर्कर हैं और उन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, तो दूसरा हम लोग का गाइडलाइन है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ठीक है प्रेगनेंसी में नहीं देना है, पर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं और साथ में अगर उनको और कोई बीमारी है उसके साथ, तो वैसे कंडीशन में भी कहा जा सकता है कि उन्हें दिया जा सकता है, जो हमारे दूसरे गाइडलाइन कहते हैं। इनफैक्ट जो स्तनपान करा रही है महिलाएं, उनमें वैक्सीन बहुत सेफ है। बहुत सारे महिलाओं के इस सवाल पर भी मैम मैं लौटूंगी, डॉक्टर दीपाली के साथ मैं इस सवाल पर भी लौटूंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं वो भी जानना चाहती हैं कि क्या पहले तो मना था, अब ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास मधुबनी से। विकास, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, हम पूछना चाहते हैं कि कोरोना का जो वैक्सीन है कोविशील्ड जो हम लिए हैं जी, उसका वैलिडिटी कितना होगा? उसको हमको मतलब दोनों वैक्सीन लेने के बाद फिर हमको कब लेना होगा? ये लाइफ टाइम के लिए होगा या फिर ईयर बाय ईयर लेते रहना होगा? डॉक्टर राजीव रंजन, आप जरूर, ये सवाल जो है बहुत लोगों के जहन में, बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये एक बार ले लिया और ये लाइफ लॉन्ग अब ये काम करेगा, या फिर 6 महीने के बाद हमें फिर एक बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, फिर 6 महीने के बाद एक बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, या पोलियो की ड्रॉप की तरह ये हर बार लगता रहेगा, मिलता रहेगा? देखिए, 2 चीजें हैं। कोरोना के वैक्सीनेशन में यह स्पष्ट है कि 1 डोज के बाद दूसरा डोज लेना है, और उसके बाद जो एंटीबॉडी डेवलप करता है वो 8 से 12 महीने तक रहने की अपेक्षा अभी की जा रही है। अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि इनको एग्जैक्टली कब फिर लगेगा, लेकिन सेफली ये कहा जा सकता है कि 8 से 12 महीने तक
सेकेंड डोज के बाद इनको फिर थर्ड डोज की जरूरत नहीं होगी, और अभी तक कहीं थर्ड डोज की बात चली नहीं है। इसलिए 2 डोज लेने के बाद ये समय बताएगा कि क्या स्थिति होगी। फिलहाल इतना ही मान के चलिए कि 2 डोज ही इनका अंतिम है, और 8 महीने तक ये बिल्कुल सेफ है। 8 से 12 महीने तक ये बिल्कुल सेफ है। चलिए, तो 8 से 12 महीने तक आप अगर दोनों डोज लेते हैं तो आप सुरक्षित होते हैं। लेकिन देखिए, सुरक्षित होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन ना करें, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी एक सजग नागरिक के तौर पर दूसरों को भी बचाने की होती है। तो आप उसके हिसाब से अपने व्यवहार को जरूर बनाकर रखें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पंकज भोजपुर से। पंकज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो डॉक्टर। हम ये पूछना चाहते हैं कि कोरोना का वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के बाद हम कितना % तक सुरक्षित हैं? डॉक्टर पंकज हंस, आप सजेस्ट करें, चूंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि पहला डोज लग गया तो काम हो गया, अब दूसरे डोज के लिए हमें फिर से जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, हमें फिर से पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्यू में क्यों खड़े होना। एक्चुअली एक अफोर्डेबल प्रोटेक्शन होने के लिए सेकेंड डोज के 2 सप्ताह के बाद ही बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडी बनता है, लेकिन एक डोज लेने से भी कुछ एंटीबॉडी अवश्य बनता है। कई लोगों के शरीर में ऐसा होता है कि पहले से ओकल्ट कोरोना इन्फेक्शन रहता है, उन्हें कोरोना एसिम्प्टोमेटिक हुआ, उन्हें पता नहीं चला, तो उनके केस में एक डोज लेने के बाद भी अच्छी एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये कोई स्पष्ट रूप से नहीं बोला जा सकता है कि एक डोज लेने के बाद आपका कितना प्रोटेक्शन होगा। अगर आपको पहले से कोविड इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक नहीं हुआ है तो अच्छा एंटीबॉडी नहीं बनेगा, हल्का फुल्का प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। दूसरे डोज के 2 सप्ताह के बाद ही आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पटना से, शनि। शनि, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा ये सवाल था सर कि मुझे बचपन से निमोनिया था, मगर वो पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ था। कौन सी वैक्सीन लेना सेफ रहेगा, या हम नहीं ले सकते या लेना? जितनी भी वैक्सीन अभी अपने देश में अवेलेबल है, 3 वैक्सीन अभी मिल रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अभी जो रिसेंटली लॉन्च्ड स्पुतनिक है। तो ऐसा है कि कोविशील्ड और ये कोवैक्सीन के बारे में है कि ये दोनों वैक्सीन ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रोटेक्शन देते हैं। ये स्पुतनिक के बारे में कहा जाता है कि 92% इफेक्टिव है। अभी तक अपने देश में इसका इस्तेमाल होना कुछ ही जगहों पर शुरू हुआ है, अपने स्टेट में भी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। 80% प्रोटेक्शन जो है वो एक सफिशिएंट अच्छा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन माना जाता है। तो आप तीनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न ये भी था कि ये निमोनिक हैं, बचपन से ही निमोनिया की समस्या रही है, तो वैसे में इन्हें वैक्सीनेशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, निमोनिया कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन को लेने के लिए। इन्हें जो निमोनिया हो रहा है बेसिकली वो निमोनिया अलग है, और ये जो वैक्सीन है ये कोविड निमोनिया से बचाव के लिए दिया जा रहा है। कोरोना से जो निमोनिया होता है उससे बचाव के लिए दिया जा रहा है, ना कि कॉमन साधारण निमोनिया के लिए। तो निमोनिया का इलाज तो अवश्य कराएं। निमोनिया का अलग टीका पड़ता है, उस टीका को भी लें जब निमोनिया ठीक हो जाए, कि बार बार आपको निमोनिया का अटैक नहीं हो। ये भी आपके लिए जरूरी है कि सिर्फ कोरोना का टीका नहीं लेना है, कोरोना, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, ये 3 टीका आपको लेना अवश्य चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हाजीपुर से अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। अरविंद, आप अपना सवाल पूछिए। जी, हम फर्स्ट डोज ले लिए थे कोरोना का जी, वैक्सीन का, उसके बाद भी हमको फीवर हो गया और अभी खांसी लगातार है। 1-1.5 महीना से अभी दूसरा डोज भी ले लिए, खांसी नहीं छूट रहा है मेरा। क्या आपने कोरोना जांच कराई थी? कोरोना जांच तो नहीं कराई, हम डॉक्टर से कंसल्ट में थे तो बोले कि कोरोना जांच कराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सिम्टम नहीं है। तो सिर्फ आपको खांसी की समस्या है? जी जी। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, देखिए, मैं 2 बातें इनको बता दूं। इन्होंने कहा कि इन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है, और कोरोना के वैक्सीनेशन में ये बात निश्चित रूप से जान लीजिए कि जो फर्स्ट डोज लेते हैं उनको भी पार्शियल प्रोटेक्शन है। और जैसा हमारे छोटे भाई पंकज हंस जी ने बताया कि 2 डोज लेने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद ही फुल इम्यूनिटी डेवलप करता है, वो अलग बात है। लेकिन फर्स्ट डोज के बाद भी इन्होंने खुद भी बताया कि पार्शियल इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है। और कोरोना वैक्सीनेशन ये कभी क्लेम नहीं करता है कि इस वैक्सीनेशन से कभी कोरोना नहीं होगा। इतना ही कहा जा सकता है कि सीवियरिटी कम होगी।
और संभावना है कि न हो, बहुत ज्यादा संभावना है, 80 to 90% चांस है कि नहीं होगा। अब तीसरी बात कि इनको कफ, कोल्ड एंड फीवर एक सामान्य बीमारी है, इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। इनके डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि इनको कोविड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आराम से कुछ स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कर दवा खाएं और इनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, नियत समय पर ये कोरोना का दूसरा टीका ले लें। बिल्कुल। मुंगेर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, श्याम जी। श्याम जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा आवाज आएगा, देखिएगा तो जिसकी हम बोलेंगे, देखो मेरा नाम आएगा। पहले तो मैं चाहूंगी श्याम जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें और आप अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। आप क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल है डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं पूछना चाहूंगा कि अभी 20 दिन पहले मेरी वाइफ और मैं पॉजिटिव हुए थे जी, तो क्या मैं फर्स्ट डोज ले सकता हूँ वैक्सीन का? डॉक्टर राजीव रंजन। जी, इन्होंने बताया कि 20 दिन पहले ये पॉजिटिव हुए थे और अब इनको जो नया वैक्सीनेशन कराना है ये 3 महीने के बाद कराना है। इसके पीछे का कंसेप्ट डॉक्टर साहब क्या ये है कि जो लोग पॉजिटिव हो गए हैं उनके अंदर खुद एंटीबॉडी बन जाती है, ऐसा माना जाता है, और इसीलिए ये 3 महीने के बाद वैक्सीनेट होंगे? बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी कुछ एंटीबॉडीज हैं और ये पार्शियली प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए इनको इम्यूनिटी के लिए अब अगले वैक्सीनेशन की जरूरत 3 महीने के बाद है। बिल्कुल। तो आप और आपकी जो वाइफ हैं वो 3 महीने के बाद वैक्सीनेट हो सकते हैं। आपाधापी करने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा मानकों का ख्याल रखिए, उसके हिसाब से आप अपने व्यवहार को बना के रखिए, अच्छा खाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करें और फिर देखिए आपको वैक्सीन के साथ साथ ये तमाम चीजें जो हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। पश्चिमी चंपारण से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मनोज। मनोज, आप अपना सवाल पूछें। जी, फर्स्ट डोज हमको किसी तारीख को, फर्स्ट डोज 2 तारीख को पड़ा था, आज सेकेंड डोज मिल ही नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम कब तक चलेगा अपने को? तो देखिए, एक दर्शक हैं वो सेकंड डोज नहीं मिलने की वजह से परेशान है। डॉक्टर दीपाली प्रसाद, क्या ऐसे तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस भी ये कह रही है कि 2 तारीख जी, अभी 3 महीने तक उन्हें इंतजार करना चाहिए, इसमें बहुत हड़बड़ी की बात नहीं है, और दूसरा डोज उन्हें लगवा लेना है। बिल्कुल। तो देखिए, 3 महीने तक आप जो है प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, ये बहुत खास है, और ये तब भी खास है जब आप दोनों डोज ले भी लेंगे तब भी आपको सावधानी जो है वो बरतनी है, घर से बाहर बेवजह नहीं निकलना है, क्योंकि देखिए पहली वेव को हमने हल्के में लिया, हमने उसके ग्रीवेंसेस को नहीं समझा, हमने उससे पैदा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझा, और इसीलिए आफत दूसरे वेव में इस कदर आई कि कई जिंदगियां जो हैं वो काल ही काल के गाल में समा गई। तो आपको ये बात समझना है कि जब तक ये संक्रमण की रफ्तार वैक्सीन के जरिए ही न टूट जाए तब तक सावधानी जरूरी है, और इसीलिए ये विश्वास भी जरूरी है कि हम इससे निकल पाएंगे। डॉक्टर दीपाली प्रसाद, मैं ये भी जानना चाहूंगी, पहले ये कहा गया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं वो वैक्सीनेट नहीं हो सकती हैं, अब इसमें तब्दीली कर दी गई है, अब कहा जा रहा है कि वो वैक्सीनेट हो सकती हैं। ऐसे में क्या ये माने कि जो वैक्सीन की डोज पड़ती है उसका बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो जो स्तनपान कराती हैं माताएं उनके दूध में वो नहीं जाता है, वो इससे कोई नुकसान बच्चे को नहीं होने वाला है, माताएं इसको लेकर निश्चिंत रहें? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, इससे बच्चे को और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए जो भी महिलाएं अपना स्तनपान करा रही हैं वो सुचारू रूप से कराती रहें, इसमें और बच्चे को प्रोटेक्शन ही मिलता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बच्चों की होती है और बढ़ती है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से, अशोक। अशोक, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मुझको ये जानना था कि मेरा बेटा 18 साल का है, हम लोग 9 मई को टीका फर्स्ट वैक्सीन लिए थे जी। उसके बाद मैडम हम लोग 13 तारीख को, ऐसे हम लोग कहीं जाते आते नहीं, घर में एकदम फुली रिजर्व रहते हैं, पति पत्नी और बच्चे। 13 तारीख को मैडम हम लोग एंटीजन टेस्ट करवाए, चारों पति पत्नी बच्चे, तो सबका निगेटिव आया, वहीं पे हम लोग RT-PCR टेस्ट के लिए हम लोग दे दिए थे जी।
तो मैडम 13 तारीख को दिए थे टेस्ट के लिए। 16 तारीख को जो है हम लोग का तो मेरा, मेरी बेटी का और मेरे पत्नी का तो आया रिपोर्ट निगेटिव, लेकिन मेरे जी जी मेरे बेटे का मैडम कोरोना पर ये RT-PCR का टेस्ट पॉजिटिव आया। उनको जबकि किसी मैडम तरह की कोई परेशानी हो रही है? कोई परेशानी मैडम नहीं, एज यूजुअल सब लोग एक साथ रहे, एक साथ खाए पिए। चूंकि हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि उसको कोरोना होगा, कहीं गया या नहीं, फिर भी उसको हम पॉजिटिव मान के आइसोलेट कर दिए मैडम। और RT-PCR का जो रिपोर्ट लिए उसमें उसका वैल्यू बताया 28 जी। तो मैडम उसके बाद से हम उसको ये और कोई टेस्ट होता है उसका भी जो वैल्यू आया वो 0.75 आया जी। ये CLP होता है, कुछ ऐसा होता है। तो मैडम अभी जो है कोई सिम्टम कुछ है नहीं, उसको आइसोलेट रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए अभी हम समझ गई। अशोक, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर पंकज हंस से। पंकज हंस क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एक तो जिम्मेदार नागरिक ये लगते हैं, इनकी बात से भी समझ आ रहा है कि उन्होंने पूरा कोरोना प्रोटोकॉल जो है, प्रोसेस जो है वो फॉलो किया हुआ है। जिम्मेदारी जो बखूबी निभानी चाहिए एक सजग नागरिक के तौर पर वो इन्होंने जरूर निभाई है। अब ये क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात कि कई लोग जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं। अब वो वैक्सीन लिए, वैक्सीन लेने के बाद हल्का फुल्का बुखार आना, बदन में दर्द होना, इसके लिए उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाता है, तो लोगों के मन में ये फीलिंग होता है कि वैक्सीन लेने से कोरोना हो गया। जी नहीं, आपको कोरोना पहले से था, आप पहले एसिम्प्टोमेटिक थे, वैक्सीन लेने से आपको फीवर हुआ, जिसके बाद वो एसिम्प्टोमेटिक डिजीज जो है उसकी डायग्नोसिस हो गई। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आपने ये पूछा कि उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव और RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आया। इसका कारण ये होता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट सिर्फ 25 से 33% लोगों में ही पॉजिटिव होता है। बाकी लोगों में अगर पॉजिटिव भी है तो रिपोर्ट नेगेटिव ही आता है, जबकि RT-PCR जो रिपोर्ट है ये ऑलमोस्ट 80 to 90% में पॉजिटिव आता है। तो RT-PCR में पॉजिटिव आना और रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आना ये एक आम बात है। इसके लिए कहीं से भी कोई चिंता करने की या घबराने की बात नहीं है और उसे पॉजिटिव ही मानना है। अगर CT वैल्यू 28 आया है, इसका मतलब है इन्फेक्शन का लोड कम है, लेकिन आप इन्फेक्टिव हैं, क्योंकि ICMR की गाइडलाइन के अनुसार 35 कट ऑफ है। 35 के पहले आप ऑल इन्फेक्टेड हैं, आपको अपने आप को आइसोलेट करके ही रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन इनकी ये परेशानी ये थी कि इन्होंने आइसोलेट कर रखा है अपने बेटे को। 14 दिन से आइसोलेशन का जो टेन्योर है वो भी चल रहा है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई सिम्टम दूसरी नजर नहीं आ रही है। तो क्या करना चाहिए अभी इस हालत में? 14 दिन आइसोलेशन में बिता लिया है, तो अगर 14 दिन का होम आइसोलेशन इन्होंने कर लिया है तो उसकी अब आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो एक नॉर्मल घर के सदस्य की तरह बाकी लोगों से मिल सकता है। सिर्फ मास्क का प्रयोग करना घर में जरूरी है। घर में मास्क का प्रयोग करें और नॉर्मल पर्सन की तरह घर में रह सकते हैं, तो लोगों से मिल सकते हैं। उसमें कोई तरह की सलाह आपके काम आई होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप को इस बात के लिए तो धन्यवाद जरूर देना जाना चाहिए और तमाम दूसरे लोगों को भी सीखने की जरूरत है कि सावधानी से आप किस हद तक बचाव कर सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं, परिवार को भी बचा सकते हैं। ये सजगता जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पलामू से, अनुराग आप अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मैम यही जानना चाहता था कि मैम मेरी मॉम को जो टीका लगा हुआ था मैम 4 अप्रैल को, ठीक है, सो कोविशील्ड का, तो मैम सेकंड डोज मैम कितने ड्यूरेशन पे लेना चाहिए? 8 हफ्ते कहीं मैम 8 हफ्ते, अभी मैम जो पॉलिसी चेंज हुई गवर्नमेंट की तो 12 हफ्ते शो कर रहे हैं। मैम कौन से पीरियड में लेना सेफ होगा? तो देखिए, डॉक्टरी सलाह तो यही कहती है अनुराग की जो अभी टेन्योर दिया जा रहा है गवर्नमेंट ने जिसे इस वक्त जारी किया है उसका आपको पालन करना चाहिए और तभी आपको जाकर दूसरा वैक्सीन मिल पाएगा। लेकिन इस बीच सावधानी आप जरूर बरतें। आपके अंदर कुछ एंटीबॉडी पहले डोज के बाद भी बन जाती है, जो कि डॉक्टर बार बार बता रहे हैं। मैं डॉक्टर राजीव रंजन से ही कॉलर को लेकर जो सवाल कॉलर के थे उनका जवाब चाहूंगी। डॉक्टर राजीव रंजन, जैसा इन्होंने कहा है कि इन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है और दूसरे डोज के लिए इनको 12 हफ्ते के बाद बुलाया गया है, तो ये निश्चित रूप से उस निर्धारित तिथि पे जाके अपना वैक्सीनेशन ले और बीच में कोई चिंता की बात नहीं है। आपने बता ही दिया कि इनके अंदर कुछ एंटीबॉडीज बन गए हैं और इन्हें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक कॉलर दरभंगा से हमारे साथ, हाँ, ये मास्क जरूर पहने। जी गोपाल, आपने अपना सवाल पूछ लिए। हेलो मैम, अपना सवाल पूछे। जी मैम, मैं दरभंगा से बोल रहा था। हमारी वाइफ है, अभी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और बेबी 3 महीने का है,
तो अभी वैक्सीन ले सकते हैं क्या? देखिए डॉक्टर, इस सलाह अब जो है वो पहले से अब में तब्दीली हो चुकी है। डॉक्टर दीपाली प्रसाद बार बार इसका जवाब भी दे रही हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी डॉक्टर, चूंकि आप जब कहते हैं तो लोगों को ये यकीन होता है कि वो सुरक्षित हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप जरूर एक बार फिर से इन्हें बताएं कि क्या इनकी वाइफ को वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल आपको वैक्सीन लेना चाहिए और स्तनपान आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो आपको मास्क का तब भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो प्रोटोकॉल जो प्रिकॉशन रखना है, जो बार बार कहा जा रहा है आप मास्क रखिए, हैंड सैनिटाइजेशन कीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए ये छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं, और इसीलिए आपसे बार बार ये अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप इस बात को समझें कि सावधानी जो है वो आपको बड़ी परेशानी से बचाती है, सुरक्षित रखती है और दूसरों को भी, आपके अपनों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। एक कॉलर हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़ गई है, शिवानी। शिवानी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल है, प्लीज मुझे डिस्कनेक्ट मत करिएगा, हम अपना पूरा सवाल पूछ लेना चाहते हैं। 2 सवाल है मेरे पास। हम ये पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड को बुखार लगा था, 5 दिन बुखार रहा और उनका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें टाइफाइड पॉजिटिव निकला जी, और ये उन्होंने कोरोना जांच करवाया था जो कि नेगेटिव था, इनको कोरोना नहीं था जी। तो हमको, उनकी उम्र है 40 वर्ष, और उसके जब 10 दिन वो ठीक रहे, 10 दिन जब उनको बुखार नहीं हुआ उसके बाद जाके ये वैक्सीन ले लिए जी। हमको जानना ये था कि जब प्रोटोकॉल में सुन रहे हैं कि 1 महीना का गैप होना चाहिए, फीवर रहे तो नहीं लेना चाहिए, तो हमको जानना है मैम कि वो तो फीवर 10 ही दिन ठीक रहा तभी ये जाके ले लिए, इसका कोई साइड इफेक्ट भी होगा? आपको ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर पंकज हंस, आप जरा इन्हें सजेस्ट करें, चूंकि ये अपने पति को लेकर परेशान है कि उन्होंने वैक्सीन तो ले लिया है, अब करें तो क्या करें, कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? अगर आपने अपने पति को जब वैक्सीन दिलाया था उस समय उन्हें बुखार नहीं था और पहला बुखार जो था वो कोरोना नहीं था, तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप आराम से सेकंड डोज को 12 सप्ताह के बाद सेकंड डोज को दिलवाइए। फर्स्ट डोज जो दिया गया है वो अवश्य ही काम करेगा। वैक्सीन देने के समय उसके 2-4 दिन आगे पीछे बुखार नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन 20 दिन पहले अगर बुखार हुआ है तो ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बनता है कि वैक्सीन नहीं दिया जाए। शिवानी, आप दूसरा सवाल भी शायद पूछना चाह रही थी। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गई हैं शिवानी, हालांकि वो चाह रही थी कि उनका दूसरा सवाल भी लिया जाए। पटना से ही हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, किरण, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। मैंने 2 दिन पहले वैक्सीन लिया था जी, फर्स्ट डोज, तो मुझे रात में फीवर आ गया और हेडेक बहुत हो गया तेज जी, और पूरा बदन में दर्द हो गया। तो मैंने नेक्स्ट उसके बाद वाले डे में क्रोसिन लिया एक जी, और हेडेक का दवा लिया, उसके बाद से ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन जहाँ पे वैक्सीन पड़ा है थोड़ा स्वेलिंग जैसा पेन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, आप जरूर बताएं इन्हें कि क्या करें। जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 दिन पहले वैक्सीनेशन लिया था और उसके बाद इनको फीवर हो गया और इन्होंने पैरासीटामोल की गोली ले ली और उसके बाद इन्हें आराम भी हो गया है। अब इन्हें और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है परेशान होने की। एक सूजन की बात कह रही हैं कि इंजेक्शन साइट पे हल्का सूजन है, तो पैरासीटामोल की जो गोली उन्होंने पहले ली है वो, अगर इनका वजन कुछ ज़्यादा है तो 650 मिलीग्राम या फिर 500 मिलीग्राम, अगर वजन कम हो तो ये गोली दिन में 3 बार कम से कम 2 दिन ले लें, और हम समझते हैं कि इससे इनका वो सूजन भी कम हो जाएगा और इनका दर्द भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने दी डॉक्टर साहब। और देखिए, इस वक्त में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप सही किसे माने, क्योंकि आजकल कई तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो तैर रही हैं और इसमें सही और गलत का चयन कैसे किया जाए, इसीलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आप सभी डॉक्टर्स ने अपना महत्वपूर्ण वक्त निकाला, हमारे साथ इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में जुड़े और लोगों की शंकाओं का निराकरण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बेहिचक अपने सवाल पूछिए, जो भी शंका है उसका समाधान आपको मिलेगा। विश्वास रखिए, ये मुश्किल वक्त जरूर है, हालात ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपके विश्वास से, आपकी सावधानी से आप इस पर जीत जरूर हासिल करेंगे। सिर्फ ध्यान रखिए कोरोना प्रोटोकॉल का, संयमित रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।
What is your emergency?